सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्कसिंग ऑन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। मैं बर्डन ऑफ प्रूफ और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ पे बात कर रहा था। बेटा क्रिमिनल लॉज में गौर कीजिएगा, क्रिमिनल लॉज में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, इसके अंदर बेटा क्रिमिनल लॉज में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ है किसके ऊपर बेटा? क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, क्योंकि गवर्नमेंट केस फाइल कर रही है। भाई जैसे मैं इसकी बड़ी सिंपल मिसाल दूं, बेटा अभी पुलिस है मुझे पकड़ के ले जाए, कह रहा है तुमने चोरी करी है। अरे मैंने कहा भाई मैंने नहीं करी चोरी। बोला नहीं तुमने चोरी करी है। और बोलते क्या है कि तुम साबित करो कि तुमने चोरी नहीं करी है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे अरेस्ट करके ले गए और मुझे क्या कह रहे हैं कि तुम साबित करो कि तुमने चोरी नहीं करी है। मैंने कहा भाई मैं क्यों साबित करूं, मैं क्यों साबित करूं कि मैंने चोरी नहीं करी है? आप साबित करो कि मैंने चोरी करी है। देखो इधर गौर से सुनना, बर्डन ऑफ प्रूफ, क्या वर्ड यूज किया मैंने? बर्डन ऑफ प्रूफ। बेटा क्रिमिनल मैटर्स में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, क्रिमिनल मैटर्स में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूटर के ऊपर है। अगर अभी मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले जाए कि वैसे तुमने ये क्राइम किया है, तो बेटा पुलिस साबित करे कि मैंने क्राइम किया है, मैं थोड़ी कुछ साबित करूंगा। प्रोसिक्यूटर क्राइम प्रूव करे। बर्डन ऑफ प्रूफ, हु विल प्रूव, ये है बर्डन ऑफ प्रूफ। और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है? हाउ मच दे हैव टू प्रूव। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है बेटा? हाउ मच दे हैव टू प्रूव। तो याद रखिएगा बेटा क्रिमिनल केसेस में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, क्रिमिनल केसेस में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कितने परसेंट प्रूफ करना है, कितने परसेंट एविडेंसेस लाने हैं। तो क्रिमिनल केसेस में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है बेटा वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब एक ऐसा लेवल जहां शक की कोई गुंजाइश ना हो, एक ऐसा लेवल जहां शक की कोई गुंजाइश ना हो। क्रिमिनल मैटर्स में बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ हु हैज टू प्रूफ। तो क्रिमिनल मैटर्स में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूटर के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हाउ मच दे हैव टू प्रूव, तो दे हैव टू प्रूव 100%, दे हैव टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बेटा एक ऐसा लेवल जहां शक की कोई गुंजाइश ना हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है किनके अंदर बेटा? सिविल मैटर्स में, सिविल मैटर्स जो हमारे आपसी मामलात हैं बेटा, सिविल मैटर्स में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो क्लेमेंट के ऊपर है। अगर आप मेरे खिलाफ केस करोगे कि ओवैस ने मुआहिदा तोड़ा है तो आप साबित करोगे, मैं थोड़ी करूंगा। भाई आप साबित करो ना मैंने मुआहिदा तोड़ा है, मैं क्यों साबित करूं? सिविल मैटर्स में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो क्लेमेंट के ऊपर है। और सिविल मैटर्स में बेटा जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है? हाउ मच दे हैव टू प्रूव। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है बेटा? कि हाउ मच, कितना परसेंटेज आपने प्रूफ करना है। तो सिविल मैटर्स में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है मेजॉरिटी एविडेंस, जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना, मैं फिर दोहराऊंगा। देखो बेटा, हो सकता है आपको थोड़ा सा ग्लिच आ रहा हो, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन में पढ़ो इसलिए आ रहा है, ये फिजिकल में भी आता है इस टॉपिक में ग्लिच, कि बच्चा थोड़ा सा फंसता है बर्डन ऑफ प्रूफ और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ में। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कौन साबित करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का मतलब है कितने परसेंट साबित करना है। बेटा क्रिमिनल मैटर में प्रूफ करने का बर्डन, क्रिमिनल मैटर में प्रूफ करने का बर्डन प्रोसिक्यूटर के ऊपर है, यानी गवर्नमेंट के ऊपर है।
क्रिमिनल मैटर में प्रूव करने का बर्डन प्रोसिक्यूटर के ऊपर है, यानी गवर्नमेंट के ऊपर है। जो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, जब आप क्राइम करोगे तो गवर्नमेंट आपको पकड़ेगी ना बेटा। जबकि सिविल मैटर में गवर्नमेंट नहीं है, सिविल मैटर तो हमारे मामला है। सिविल मैटर में प्रूफ करने का बर्डन क्लेमेंट के ऊपर है। सिविल मैटर में जो प्रूफ करने का बर्डन है वो क्लेमेंट के ऊपर है। अगला वर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। हाउ मच यू हैव टू प्रूव, हाउ मच यू हैव टू प्रूव, कितना प्रूफ करना है। तो बेटा क्रिमिनल मैटर में कोर्ट ये कहती है कि प्रोसिक्यूटर ने अगर केस जीतना है, अगर प्रूफ करना है, तो ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी एविडेंसेस की बिना पर वो जीतेगा। बेटा मेजॉरिटी एविडेंस क्या होता है कि कोर्ट के पास 10 एविडेंस है जो मेरा गिल्ट शो कर रहे हैं, और 4 एविडेंस है जो मेरी इनोसेंस शो कर रहे हैं। 10 गिल्ट शो कर रहे हैं और 4 इनोसेंस शो कर रहे हैं। 10 एविडेंस है जो शो करते हैं मैं गिल्टी हूं, 4 एविडेंस है जो शो करते हैं मैं इनोसेंट हूं। क्रिमिनल मैटर्स के अंदर बेटा, क्रिमिनल मैटर्स के अंदर 10 और 4, बेटा 10 मेजॉरिटी है, लेकिन नहीं, क्रिमिनल में प्रूफ उस वक्त होगा जब प्रोसिक्यूटर इस रेशियो को 10 और 0 कर, कि 10 एविडेंस उसकी फेवर में हो और मेरी इनोसेंस का एक एविडेंस भी ना हो। क्रिमिनल मैटर में अगर कोर्ट को जरा सा भी शक है, यानी अगर कोर्ट को लगता है कि देयर इज अ 1% चांस कि ये इनोसेंट है, तो क्रिमिनल मैटर में कोर्ट सजा नहीं सुनाएगी। जबकि सिविल मैटर में ये नहीं है बेटा। सिविल मैटर में ये है कि कोर्ट मेजॉरिटी एविडेंस देखेगी। कोर्ट ये देखेगी कि भाई एक तरफ इतने एविडेंस है, एक तरफ इतने एविडेंस है, तो मेजॉरिटी एविडेंसेस किसकी फेवर में जा रहे हैं। कोर्ट ये देखेगी कि मेजॉरिटी है भाई, 60% एविडेंस ओवैस की फेवर में, 40% एविडेंस दानियाल की फेवर में, तो कोर्ट 60% एविडेंस को देखेगी कि भाई 60% इस तरफ है, ये जीत गया। ये सिविल मैटर है। क्रिमिनल लॉस, टेररिज्म, ट्रैफिक लॉस, ड्रग्स, करप्शन, टैक्स, these all are the criminal matters. These all are the criminal matters. बेटा क्रिमिनल मैटर में गवर्नमेंट तुम्हारे खिलाफ केस करेगी, गवर्नमेंट तुम्हें पकड़ेगी। किस मैटर में? क्रिमिनल में। सिविल मैटर दो लोगों का मामला है और वो आपस में एक दूसरे पर केस करेंगे। बेटा क्रिमिनल मैटर में याद रखिएगा सजा हो सकती है। याद रखिएगा बेटा, अगर क्रिमिनल मैटर है तो पनिशमेंट हो सकती है, सजा हो सकती है। जबकि सिविल मैटर में रेमेडी यानी कंपनसेशन ऑर्डर होती है। क्रिमिनल मैटर्स में सजा होती है, जबकि सिविल मैटर्स में रेमेडी या कंपनसेशन होती है। बेटा क्रिमिनल मैटर में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सिविल मैटर में दो लोग इन्वॉल्व हैं। क्रिमिनल मैटर में कोई लिमिटेशन एक्ट नहीं है कि इतने साल बाद केस नहीं हो सकता। क्रिमिनल मैटर का केस इनफाइनाइट, हमेशा हमेशा हो सकता है, जबकि सिविल मैटर में 6 साल की हद है। बेटा सिविल मैटर्स में 6 साल की हद है। बेटा क्रिमिनल मैटर में फैसला 100% एविडेंस पर होगा। किसके अंदर? क्रिमिनल मैटर में जो फैसला होगा बेटा वो 100% एविडेंस की बिना पर होगा। किसके अंदर? क्रिमिनल मैटर के अंदर। When we talk about criminal matter, तो बेटा डिसीजन 100% एविडेंस पर होगा। किसके अंदर? क्रिमिनल मैटर्स के अंदर। क्रिमिनल मैटर्स में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ये है कि प्रोसिक्यूटर को 100% साबित करना है, तभी सजा होगी। 100% साबित करने का मतलब है जरा सा भी शक ना हो। बेटा पेपर में प्लीज गौर से देख लेना, एक वर्ड है बर्डन ऑफ प्रूफ कि किसने साबित करना है, और एक वर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कि कितना साबित करना है। क्रिमिनल मैटर्स में बर्डन ऑफ प्रूफ 100% है, सॉरी, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूटर के ऊपर है और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ 100%। स्टैंडर्ड कितना साबित करना है, तो क्रिमिनल मैटर में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ 100% है और बर्डन किसने साबित करना है? प्रोसिक्यूटर ने।
जबकि सिविल मैटर में बर्डन ऑफ प्रूफ क्लेमेंट के ऊपर है और स्टैंडर्ड कितना साबित करना है, मेजॉरिटी एविडेंस। बेटा तभी मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिमिनल केसेस में आमतौर पर मुल्जिम बच जाता है। क्रिमिनल केसेस में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग केस से बच के बाहर आ जाते हैं। व्हाई? क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स में गवर्नमेंट की यानी प्रोसिक्यूटर की साइड बहुत कमजोर होती है। बेटा नवाज शरीफ पर करप्शन के चार्जेस कहां प्रूव हुए? नहीं हो सकते प्रूव। उसको जो सजा हुई है वो इस बिना पर हुई है कि उसके एसेट्स उसकी इनकम से ज्यादा हैं, उसके एसेट्स उसकी इनकम से ज्यादा हैं। करप्शन थोड़ी साबित हुई। बेटा करप्शन साबित करने के लिए तो गवर्नमेंट के पास 100% कॉन्क्रीट एविडेंसेस होने चाहिए। जरदारी आप कहते हो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करी, साबित कर दो। बेटा 100% कॉन्क्रीट एविडेंस लाना बड़ा मुश्किल होता है। एक मूवी थी द फ्रैक्चर के नाम से, एक पुरानी इंग्लिश मूवी है, जिसमें एक बंदे ने अपनी बीवी को गोली मारी। बेटा जब उसने अपनी बीवी को गोली मारी, जब उसने अपनी बीवी को क्या मारी, गोली मारी, हिट किया, फायर किया, तो हुआ क्या? बेटा पुलिस वाला सामने खड़ा था जब इसने गोली मारी है। ओके, अब पुलिस वाला कोर्ट में खड़े होकर गवाही दे रहे हैं कि सर इसने गोली मारी है, ये गन थी। कोर्ट ने उस बंदे को बोला भाई आप अपना जुर्म मानते हो? उसने कहा सर ये जो पुलिस वाला गवाही दे रहा है ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि इसका मेरी बीवी के साथ चक्कर चल रहा था और उसने पिक्चर्स दिखा दी कि ये मेरी बीवी के साथ अफेयर में इन्वॉल्व था, कि ये डेट पर गए थे, देखें ये रेस्टोरेंट की तस्वीर, ये वो। जब उसने ये एविडेंस दिखा दिया कि पुलिस वाले का इस बंदे की बीवी के साथ अफेयर चल रहा था, तो पुलिस वाले की गवाही अब इंडिपेंडेंट गवाही नहीं रह गई, इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार गवाही नहीं रह गई। शक डाल दिया, रीजनेबल डाउट में शक पैदा हो गया। किसमें शक पैदा हो गया? रीजनेबल डाउट में शक पैदा हो गया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूटर केस प्रूव नहीं कर पा रहा। कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसिक्यूटर है, बेटा जो प्रोसिक्यूटर है वो केस प्रूव नहीं कर पा रहा, क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना था। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब है एक ऐसा लेवल जहां शक की गुंजाइश ना हो, एक ऐसा लेवल जहां शक की गुंजाइश ना हो। कोर्ट ने कहा कि भाई, जब कोर्ट ने ये कहा, उसने जब ये प्रूव कर दिया कि इसका मेरी बीवी के साथ अफेयर चल रहा है, तो दिस मींस कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो रहा। सो ट्राइंग टू टेल इज कि क्रिमिनल मैटर्स में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूटर के ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूटर के ऊपर है, और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है क्रिमिनल मैटर्स में। बेटा तभी क्रिमिनल मैटर्स में आमतौर पर क्रिमिनल्स बच के निकल जाते हैं, क्योंकि आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित ही नहीं कर पाते। आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जो शक वाला लेवल है ना, वो शक वाला लेवल वो एक एविडेंस प्रेजेंट करके भी पैदा कर देगा। तो अगर गवर्नमेंट यानी प्रोसिक्यूटर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट 100%, एक ऐसा लेवल जहां कोर्ट एक्सपेक्ट करती है कि जरा सा भी शक ना हो, वो लेवल प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है प्रोसिक्यूटर के लिए। तभी मैंने क्या कहा कि आमतौर पर क्रिमिनल्स जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि बेटा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोर्ट पुलिस पूरी भी नहीं कर पाती। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल मैटर्स, तो बेटा सिविल मैटर्स में तो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मेजॉरिटी एविडेंस है, तो सिविल मैटर्स में जीतना आसान होता है। सिविल मैटर्स मेरे आपके आपसी मामलात हैं। सो वन हेड ऑफ लॉ इज क्रिमिनल लॉ एंड वन हेड ऑफ लॉ इज सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉस जहां क्रिमिनल मैटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड सिविल लॉ द इंटरनल मैटर्स ऑफ द पीपल, जो लोगों के आपसी मामलात हैं। ओके जी। बेटा क्रिमिनल मैटर्स में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होता है। अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर ये तो अनफेयर है।
देखो बेटा, अभी मैं आपको इसका जवाब देता हूं। कोर्ट ये कहता है कि अगर हम किसी को शक की बुनियाद पर सजा दे दें तो ये और बड़ा जुल्म है। अगर हम किसी को शक की बुनियाद पर सजा दे दें तो ये और बड़ा जुल्म है। बेटा, शक की बुनियाद पर किसी को फांसी हो गई तो कैसे जवाब दोगे? शक की बुनियाद पर आपको 2 साल की जेल हो गई। तो क्रिमिनल मैटर्स में कोर्ट सजा सुनाते हुए रश नहीं करती। रश माने जल्दी नहीं करती। क्रिमिनल मैटर्स में कोर्ट सजा सुनाते हुए थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाती है। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव अप्रोच? थोड़ा सा संभल कर चलती है इन क्रिमिनल मैटर्स। तो कोर्ट वेट करती है फॉर 100% एविडेंसेस। ओके बेटा, सिविल मैटर्स में जो बंदा क्लेम फाइल करता है उसे हम क्लेमेंट या प्लेंटिफ बोलते हैं। अगर मैं आपके खिलाफ केस कर रहा हूं तो मैं क्लेमेंट हुआ ना, और आप डिफेंडेंट हुए। तो सिविल मैटर में जो क्लेम फाइल कर रहा है वो क्लेमेंट है। क्लेमेंट को मेजॉरिटी एविडेंस अपनी फेवर में रखवाने हैं तो वो जीत जाएगा। सिविल मैटर में क्लेमेंट को ये इंश्योर करना है कि उसके एविडेंसेस ज्यादा हो। अच्छा, क्रिमिनल मैटर में क्लेमेंट नहीं होता, प्रोसिक्यूटर होती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को केस जीतने के लिए मेजॉरिटी एविडेंस नहीं चाहिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चाहिए, यानी जहां शक की गुंजाइश ना हो। यानी 100% एविडेंस प्रूव करना लाजिम है। ओके बेटा, आई थिंक बात मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। अजीम क्या पूछ रहे हैं बेटा? अच्छा अजीम, मैं आ रहा हूं, पब्लिक लॉ प्राइवेट लॉ का भी जवाब देता हूं, 1 मिनट वेट कीजिएगा बस। ओके, सो नाउ एक क्रिमिनल लॉ है, एक सिविल लॉ है। क्रिमिनल लॉस क्या है? जिनका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से। क्रिमिनल लॉस का ताल्लुक किससे? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से। और सिविल लॉस का ताल्लुक लोगों के आपसी मामलात से। नाउ बेटा, क्रिमिनल लॉ में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। क्रिमिनल लॉ में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, प्रोसिक्यूटर, बियॉन्ड रीजनेबल, ये सारी बातें करी। और सिविल हमारे आपसी मामलात। नाउ बेटा, अब एक चीज जो हमारे पास रह जाती है, दैट इज ह्यूमन राइट्स एक्ट। बेटा, ह्यूमन राइट्स एक्ट पर जाने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। बेटा, मैंने आपके साथ कॉमन लॉ एंड इक्विटी लॉ पर बात करी, याद है कि कॉमन लॉ क्या है, इक्विटी लॉ क्या है, इस पर बात हुई। फिर हमने बेटा पार्लियामेंट पर बात करी। फिर हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर बात करी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या था? कि पार्लियामेंट ने लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट करी थी। फिर हमने क्या बात करी बेटा? हमने स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन पर बात करी, याद करें। फिर हमने बाइंडिंग प्रीसिडेंट के कोर्ट को अपने पुराने फैसले मानने हैं, इसके ऊपर बात करी। फिर उसके बाद हमने क्या बात करी बेटा? फिर हमने कोर्ट की पावर्स पर बात करी, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, काउंटी कोर्ट, क्राउन कोर्ट। फिर उसके बाद हमने सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ पर बात करी। डन? अच्छा बेटा, अगर आप बुक रीड कर रहे होगे तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजें मिलेंगी। एक पब्लिक लॉ होता है, एक प्राइवेट लॉ होता है। सर, पब्लिक लॉ में और प्राइवेट लॉ में क्या फर्क है? बेटा, पब्लिक लॉ वो लॉ है जो जनरल पब्लिक पर अप्लाई होता है। जैसे ट्रैफिक का लॉ पब्लिक लॉ है। पब्लिक लॉ विच इज फॉर एवरीवन। पब्लिक लॉ एक ऐसा लॉ है जो जनरल पब्लिक पर अप्लाई हो जाता है। आमतौर पर क्रिमिनल लॉस पब्लिक लॉस होते हैं, ऐसा लाजमी नहीं है, लेकिन आमतौर पर जितने भी क्रिमिनल लॉस होते हैं वो जनरल पब्लिक के लिए होते हैं। पब्लिक लॉस जो जनरल पब्लिक पर लगता है। और प्राइवेट लॉ एक ऐसा लॉ है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल पर लगेगा। वो ग्रुप ऑफ पीपल जो ट्रांजैक्शन में एंटर होंगे,
यानी ऐसे समझ लो कि प्राइवेट लॉ हमारा आपसी लॉ है। प्राइवेट लॉ वो लॉ है जो हमारी आपसी डीलिंग्स पर लगता है। तो प्राइवेट लॉ कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज सिविल लॉ। प्राइवेट लॉ हमारे आपसी लॉज हैं, जबकि पब्लिक लॉज जो जनरल पब्लिक पर अप्लाई हो जाता है। ओके, तो बेटा हो सकता है कि आपको कहीं कंफ्यूजन आ जाए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल बीच में एक बच्चे ने पूछा, सर अगर किसी को गलत सजा हो जाती तो गवर्नमेंट क्या करती है? बेटा अपील का प्रोसेस है, आप अपील करो बेटा, क्या करेंगे? अगर गवर्नमेंट भी अपील कर सकती है, डिफेंडेंट भी अपील कर सकता है, अपील का प्रोसेस है। ओके, बाकी यूके में क्रिमिनल केस रिव्यू सिस्टम भी है। अगर आपको लगता है कि मुझे गलत सजा हो गई तो आप अपील के अलावा वहां एप्लीकेशन भी दे सकते हो, तो आपके केस को री इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, लेकिन बेटा अपील का प्रोसेस इसीलिए बनाया गया है। सही बेटा जी। अच्छा, हुजैफा पूछ रहे सर कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए क्यों है? बेटा ये वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक सर्टेन ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं ना बेटा। एक मिसाल समझो, पार्टनरशिप लॉ उन लोगों पर लगेगा जो पार्टनरशिप में एंटर होंगे, मेरे और आप पर तो नहीं लगेगा ना। प्राइवेट लॉ उन लोगों पर लगेगा जो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में एंटर होंगे, जबकि पब्लिक लॉ जनरली सब पर लगता है। ओके, तो प्राइवेट लॉ ऐसा नहीं कि दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून है। पब्लिक लॉ वो है जो जनरल हालात में अवामुन नास पर लग रहा होता है। जैसे हमें चोरी नहीं करनी, हमें मर्डर नहीं करना, हमें स्मगलिंग नहीं, ये पब्लिक लॉज है। स्मगलिंग नहीं करनी, हमें ट्रैफिक लॉ नहीं तोड़ना, ये पब्लिक लॉज है ना। लेकिन आम, अब आप ऐसे समझ लो कि कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड लॉज हैं जो उन्हीं लोगों पर लगेंगे जो उस खास ट्रांजैक्शन में एंटर होंगे, तो उससे हम प्राइवेट लॉज बोलेंगे। ऐसा नहीं कि प्राइवेट के लिए नहीं है, जो भी उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एंटर होगा फिर वो उस लॉ को फेस करेगा। तो आमतौर पर क्रिमिनल लॉस को हम पब्लिक लॉस कह देते हैं और सिविल लॉस को हम प्राइवेट लॉस कह देते हैं, कि भाई सिविल लॉस लोगों के आपसी मामलात हैं और उन्हें हम प्राइवेट लॉ की कैटेगरी में भी रखते हैं। ओके, अजान हो रही है बेटा इसलिए रुके में। ओके, तो बेटा पब्लिक लॉस विच आर रिलेटेड टू जनरल पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से है। अच्छा, एक बच्चे ने बेटा और सवाल किया, सर सिविल क्लेम्स में लिमिटेशन एक्ट है, अगर 6 साल गुजर गए तो हम केस नहीं कर सकते, तो अगर 6 साल गुजर गए तो क्या होगा? बेटा देखो, अगर 6 साल गुजर गए, मेरे पास एक राइट था और मैंने 6 साल तक क्लेम नहीं किया, तो वो राइट एक्सपायर हो जाएगा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल तो बेटा, एक बार ये हुआ था कि हमारे एक दोस्त थे, उनके दादा के पास कंपनियों के कुछ शेयर्स पड़े हुए थे। अच्छा, उनके दादा की भी डेथ हो गई, वो लोग घर भी चेंज कर चुके थे, तो दादा का सामान एक डब्बे में भरा पड़ा था। तो उन शेयर्स पर डिविडेंड डिक्लेयर होते थे, तो कंपनी उनके दादा के पुराने घर पर डिविडेंड भेजती रहती थी, अब वो तो वहां से चले गए थे। तो जब कंपनी डिविडेंड भेजती थी तो कोई डिविडेंड क्लेम ही नहीं करता था, वो डिविडेंड वापस चले जाते थे।
बेटा कोई 20-22 साल बाद उन्होंने अपने दादा का ऐसी सामान खोलकर देख रहे थे तो उसमें से इतने सारे शेयर्स के सर्टिफिकेट निकले। तो जब इन्होंने रिसर्च करी तो पिछले 20-22 साल में लाखों रुपए के डिविडेंड डिक्लेयर हुए थे। लेकिन बेटा जब वो कंपनी डिविडेंड लेने गए तो कंपनी ने कहा कि हम आपको 20-22 साल के डिविडेंड तो नहीं देंगे, बस लास्ट 6 इयर्स के दे सकते हैं, क्योंकि जिस डिविडेंड को 6 साल गुजर गए वो एक्सपायर हो जाएगा। तो सिविल क्लेम बेटा 6 साल के अंदर करना होता है। अगर 6 साल गुजर गए, खत्म बेटा, राइट एक्सपायर, आप केस नहीं कर सकते। ओके, सो आई होप कि बेटा वो आपके सवाल का जवाब दे देता है। देन कमिंग बैक, बेटा पब्लिक लॉस जो जनरल पब्लिक के लॉस हैं, वेयरएज प्राइवेट लॉस किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। ओके, अच्छा बेटा 3 वर्ड्स हैं जो आपने हो सकता है अपनी बुक में देखे हो एंड यू मे गेट कंफ्यूज्ड। रिवर्सिंग, ओवर रूलिंग और डिस्टिंग्विशिंग। सर ये 3 वर्ड क्या है? बेटा रिवर्सिंग का मतलब ये होता है, रिवर्सिंग का मतलब ये होता है कि फैसले की अपील हुई। रिवर्सिंग का मतलब ये होता है कि फैसले की अपील हुई और कोर्ट ने डिसीजन चेंज कर दिया। रिवर्सिंग का मतलब ये होता है कि बेटा फैसले पर अपील हुई, रिवर्सिंग का मतलब ये होता है कि फैसले पर अपील हुई और कोर्ट ने डिसीजन रिवर्स कर दिया। यानी रिवर्सिंग अपील का फिनोमेना है कि जब अपील होती है और बड़ी कोर्ट ने फैसला रिवर्स कर दिया। अच्छा, जो ओवर रूलिंग है बेटा ये प्रीसिडेंट का फिनोमेना है। ओवर रूलिंग का मतलब है कि कोर्ट ने पुराने केस का जो प्रीसिडेंट सेट हुआ हुआ था, प्रीसिडेंट याद है जो केस लॉस थे, जो प्रीसिडेंट सेट हुआ हुआ था वो चेंज कर दिया। अच्छा बेटा जब कोर्ट रिवर्सिंग करेगी, फैसला रिवर्स करेगी, तो ओवर रूलिंग अपने आप हो गई, क्योंकि वो फैसला प्रीसिडेंट की बुक में भी चेंज हो गया आज के बाद। लेकिन अब देखो इधर मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, जब जब रिवर्सिंग होगी तब तब ओवर रूलिंग भी हो गई, क्योंकि जब कोर्ट ने फैसला चेंज किया बेटा, जब कोर्ट ने फैसला रिवर्स किया तो प्रीसिडेंट भी तो चेंज हो गया, ओवर रूल भी हो गया। जब कोर्ट ने फैसला रिवर्स किया तो ओवर रूल भी हो गया, प्रीसिडेंट भी चेंज हो ही गया। जब कोर्ट ने फैसला रिवर्स किया तो रिवर्सिंग हुई तो ओवर रूलिंग भी हो गई। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि जब जब ओवर रूलिंग होगी तब तब रिवर्सिंग भी हो जाएगी। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बेटा जब ओवर रूलिंग डिफरेंट केस में भी हो सकती है, बात को गौर से सुनना। बेटा मेरा ओवैस का और अली का 2005 में एक मसले पर डिस्प्यूट हुआ, कोर्ट ने उस मसले पर एक डिसीजन दे दिया, तो उस मसले पर प्रीसिडेंट सेट हो गया। 2005 में ओवैस और अली का एक 2005 में ओवैस का और अली का एक मसले पर फटा हुआ और कोर्ट ने 2005 में उस पर एक फैसला दे दिया, तो एक प्रीसिडेंट सेट हो गया। अच्छा अब आज 2020 में यासिर का और याया का सिमिलर मसले पर फटा हुआ है, तो कोर्ट उस प्रीसिडेंट को रेफर करती है, उस प्रीसिडेंट को बेटा क्या करती है, रेफर करती है। लेकिन कोर्ट ने प्रीसिडेंट को रेफर करने के बाद ओवर रूल कर दिया। ओवर रूल का मतलब क्या है कि आज कोर्ट ने ये बोला कि हम उस प्रीसिडेंट को नहीं मानते और हम आज के बाद के लिए प्रीसिडेंट चेंज कर रहे हैं। तो गौर से सुने, ओवर रूलिंग फिनोमेना है प्रीसिडेंट चेंज करने का। बेटा ओवर रूलिंग सेम केस में भी हो सकती है, ओवर रूलिंग सेम केस की अपील में हो जाए ओवर रूल, जब कोर्ट रिवर्स करेगा तो ओवर रूल भी हो जाएगा, जब कोर्ट रिवर्स करेगा तो ऑटोमेटिकली प्रीसिडेंट भी ओवर रूल हो जाएगा। और ओवर रूलिंग किसी सिमिलर केस के अंदर भी हो सकती है, ओवर किसी सिमिलर केस। व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर केस? बेटा 2005 में ओवैस और अली का फटा हुआ था,
2020 में यासिर और याह्या का फटा हुआ है। केस सेम नहीं है, केस अलग है, सेम केस नहीं है, अलग केस है, लेकिन मैटर मसला सेम था दोनों में। कोर्ट ने प्रीसिडेंट ओवर रूल कर दिया। कोर्ट ने क्या ओवर रूल कर दिया? प्रीसिडेंट। बात को पकड़ना समझ जाओगे। ओवर रूलिंग फिनोमिना है प्रीसिडेंट चेंज करने का। ओवर रूलिंग फिनोमिना है क्या चेंज करने का? प्रीसिडेंट चेंज करने का। जबकि रिवर्सिंग एक अपील फिनोमिना है। जो रिवर्सिंग है बेटा वो अपील का फिनोमिना है। रिवर्सिंग के अंदर कोर्ट अपील में फैसला चेंज करता है। अपील हमेशा सेम केस की होती है। तो याद रखना बेटा, जब रिवर्सिंग होगी तो ओवर रूलिंग अपने आप हो जाएगी। जब अपील में फैसला रिवर्स हो गया तो ओवर रूल भी हो गया। जब अपील में फैसला रिवर्स हो गया तो ओवर रूल भी हो गया। लेकिन जब जब ओवर रूल होगा तब तब रिवर्सिंग भी हो, ये जरूरी नहीं है बेटा। 2005 में हम दो का केस हुआ था, 2020 में दो नए लोगों का केस हो रहा है, तो कोर्ट हमारे केस का फैसला रिवर्स थोड़ी कर रहा। कोर्ट हमारे केस का फैसला रिवर्स नहीं कर रहा, बल्कि प्रीसिडेंट को ओवर रूल कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर रूल करना? कोर्ट प्रीसिडेंट को चेंज कर रहा है। कोर्ट किसे चेंज कर रहा है बेटा? प्रीसिडेंट को चेंज कर रहा है। सो रिवर्सिंग इज एन अपील फिनोमिना। जब जब रिवर्सिंग होगी, जब जब क्या होगी बेटा? रिवर्सिंग होगी, ओवर रूलिंग अपने आप हो जाएगी। लेकिन जब जब ओवर रूलिंग होगी तो रिवर्सिंग हो, ये जरूरी नहीं है। रिवर्सिंग सेम केस की अपील में फैसला चेंज हो गया। रिवर्सिंग सेम केस की अपील में फैसला चेंज हो गया। ओवर रूलिंग सिमिलर केस था। ओवर रूलिंग सिमिलर केस था, कोर्ट ने प्रीसिडेंट चेंज कर दिया सिमिलर केस में। तो ओवर रूलिंग का ताल्लुक प्रीसिडेंट चेंज होने से है, जबकि रिवर्सिंग का ताल्लुक केस की अपील से है। बेटा जब रिवर्सिंग होगी तो ओवर रूलिंग अपने आप हो जाएगी। जब रिवर्सिंग होगी तो ओवर रूलिंग अपने आप हो जाएगी। याद रखिएगा, जब रिवर्सिंग हो गई तो ओवर रूलिंग इज ऑटोमेटिक। लेकिन बेटा जब ओवर रूलिंग होगी तो जरूरी नहीं है कि रिवर्स भी हुआ हो, क्योंकि ओवर रूलिंग सेम केस की अपील में होना जरूरी नहीं है। ओवर रूलिंग तो एक डिफरेंट केस में भी हो सकती है। और डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है दो केसेस के दरमियान फर्क ढूंढना। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है दो केसेस के दरमियान फर्क ढूंढना। डिस्टिंग्विशिंग हो रही है, डिस्टिंग्विशिंग मींस कि कोर्ट दो केसेस में डिफरेंसेस ढूंढ रही है। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब है कि कोर्ट दो केसेस में फर्क ढूंढ रही है। बेटा जब डिस्टिंग्विशिंग है तो वो तो कोर्ट ये करती है कि जब कोर्ट प्रीसिडेंट अप्लाई कर रही होती है, बेटा जब कोर्ट प्रीसिडेंट अप्लाई कर रही होती है तो कोर्ट पुराने वाले केस और आज वाले केस के दरमियान फर्क ढूंढ रही होती है, डिस्टिंग्विश कर रही होती है। डिस्टिंग्विश, कोर्ट पुराने वाले केस और आज वाले केस के दरमियान डिफरेंसेस ढूंढ रही होती है, इसे कहते हैं डिस्टिंग्विशिंग करना। तो रिवर्सिंग एक अपील फिनोमिना है कि अपील में फैसला चेंज हो गया। जब जब रिवर्सिंग होगी तब तब ओवर रूलिंग भी हो जाएगी। ओवर रूलिंग का ताल्लुक प्रीसिडेंट चेंज होने से है। ओवर रूलिंग डिफरेंट केस में भी हो सकती है, जरूरी नहीं केस की अपील में ही ओवर रूल हो। ओवर रूल कोर्ट बाद में किसी केस में भी प्रीसिडेंट को ओवर रूल कर सकता है। रिवर्सिंग अपील में फैसला चेंज हो गया, जब जब रिवर्सिंग होगी तब तब ओवर रूलिंग अपने आप हो जाएगी। डिस्टिंग्विशिंग पुराने केस और आज वाले केस में फर्क ढूंढने का नाम है। ओके बेटा, बेटा मैं बात को यहां रोक रहा हूं। आज हमारे कुछ 15-20 मिनट जाया हो गए, वरना हम ह्यूमन राइट्स एक्ट कंप्लीट कर लेते। बेटा फ्रॉम टुमारो वी विल हैव लॉन्गर क्लासेस। बेटा कल से हमारी लंबी क्लासेस शुरू होंगी इंशाल्लाह। बेटा कल हम 1:30 बजे से लेकर 7, 7:30 बजे तक पढ़ेंगे ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को भी सिमिलरली पढ़ेंगे, ताकि बेटा ये जो हमारी कुछ क्लासेस में स्पीड स्लो हो गई थी
देखिए बेटा, मैं एक बात हर क्लास में बोल रहा हूं, आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप इसको फिजिकल से कंपेयर करोगे तो जाहिर है फिजिकल इज मोर बेटर, लेकिन बेटा आप इसे रिकॉग्नाइज करें कि ये एक मजबूरी है अभी हमारी, यानी हमारे हाथ में नहीं, गवर्नमेंट की रेगुलेशन भी और प्लस कोरोना वायरस वैसे ही एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। आज खाली कराची में केसेस डबल हो गए, 50 केस और आ गए, तो बेटा इट इज गेटिंग डेंजरस। तो सर मुझे तो फिजिकल पढ़ना है, बेटा कोई मसला नहीं है, जून में फिजिकल शुरू होगा, उसमें आकर पढ़ लेना, लेकिन आप अपने 2-2.5 महीने वेस्ट कर दोगे। सो वी आर मेकिंग आवर बेस्ट कि आपका टाइम जाया ना हो, यानी जितना आपके लिए घर पर पढ़ने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है, आप सोचो हमें उससे ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है कि मैं खाली कुर्सियों को देख देख के पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही इरिटेटिंग जॉब है ये, बट स्टिल वी आर डूइंग आवर बेस्ट कि आपका एकेडमिक प्रोसेस ना रुके। सही बेटा, इंशाल्लाह ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो 4 दिन 5 दिन है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वी विल हैव लॉन्गर क्लासेस, और हम कोशिश करेंगे कि चीजों को हम कवर अप करें अच्छा खासा, ताकि हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीशन की तरफ मूव हो, बिकॉज मैंने आप लोगों से कमिट किया है कि आप लोगों ने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में पेपर देना है। बेटा मैं तेज तेज नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, और आप लोग पढ़ भी फर्स्ट टाइम ही रहे हो, बस लंबी क्लासेस होंगी, तो घर पर बैठकर तो लंबी क्लास लेना और आसान है आप लोगों के लिए कि आप लोग खाने पीने का सामान रख के खाते खाते पढ़ रहे हो, बट सिर्फ मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि मोबाइल पे नहीं सुना करो और बेड पर लेट कर ना पढ़ो, खाते पीते पढ़ो, कोई बुराई नहीं है। सही। सो इंशाल्लाह कल कल बेटा हमारी क्लास होगी 1:30 बजे, ट्यूसडे वाले दिन कल 1:30 बजे लेंगे, वेडनेसडे को भी सिमिलरली बेटा 1:30 बजे क्लास होगी, एंड देन थर्सडे। सही, तो इस तरह बेटा हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल इज कि बेटा आप लोग नोट्स को पढ़ें और पीपीपी की बुक को साथ साथ पढ़ते हुए चलें। ओके बेटा, चलें, थैंक यू, खुदा हाफिज। बेटा अगर किसी बच्चे का क्लैश आ रहा है तो मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, अगर आपका 1-1.5 घंटे का बीच में किसी सब्जेक्ट का क्लैश आ रहा है तो आप वो क्लास ले लीजिएगा और मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, मैं तो वैसे भी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, फिर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा।